रूटीन चेकअप। हाँ भाई, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके बेटा, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था भाई। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट करी थी, लाइक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस टर्म्स, जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे बेटा। ठीक। ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस क्या था बेटा? जब भी हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बोलते हैं तो कंडक्टिविटी इज व्हाट? इट इज अ कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मतलब कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मतलब वहां पे वॉल्यूम फिक्स है, 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम फिक्स है, पर उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं है। पर जब हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात करी तो मोलर कंडक्टिविटी वाज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions given by 1 mole of electrolyte, given by 1 mole of electrolyte in a given volume of solution। मतलब मोलर कंडक्टिविटी के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है 1 मोल, पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो दोनों में यही डिफरेंस है बेटा कि कंडक्टिविटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फिक्स है, यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक। पर जब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है, दैट इज 1 मोल, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। अब हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर रहे थे बेटा। ठीक। और एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिया था, and the question was the molar conductivity of 0.01 molar AgNO3 solution is 124.8 Simon centimeter square per mole, and the resistance is 1442 ohms. If the electrodes are placed 0.54 centimeter apart, then determine the area of cross section of electrodes. ठीक है। ऑफ कोर्स अब इस क्वेश्चन का आंसर बेटा देखते हैं हम लोग। हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है बेटा। ठीक। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं? कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी विल बी गिवन बाय कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं बेटा? क्योंकि ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 124.8। कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे 1000, एंड मोलैरिटी इज व्हाट? 0.01। तो कप्पा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी भाई 1.248 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज ऑफ कोर्स जी इंटू जी स्टार। ठीक। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1.248 इंटू 10⁻³ आएगा बेटा। कंडक्टेंस इज 1/r। ठीक। तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है मुझे? 1442 ओम्स। और जी स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट, दैट इज एल बाय ए। एल बाय ए होता है। तो लेंथ कितनी गिवन है भाई? 0.54 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो जब यहां पर हम इसके यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, तो आंसर आ रहा होगा आपका 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका? लगभग 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ओके बेटा, तो चलो अब आगे का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इसमें सबसे पहला फैक्टर है बेटा हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा हमें कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे इफेक्ट डाल सकते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम ये डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर की वजह से कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है भाई? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। जब मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो दे अंडरगो 100% डिसोसिएशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोस पार्शियल आयनाइजेशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा वहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? और जाहिर सी बात है, जहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे वहां पर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी या नहीं होगी? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन आई कैन से दैट
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो ऑफ कोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयंस में ब्रेक होगा बेटा, और अगर वो 100% आयंस में ब्रेक होगा तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक। सेकेंड फैक्टर आता है बेटा हमारे पास नेचर और सिंपली पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। नेचर और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचर और द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, अब ये पॉइंट बेटा सॉल्वेंट की नेचर से रिलेटेड है, और ऐसा ही मिलता जुलता पॉइंट हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। ठीक बेटा, जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा। तो जैसे जैसे बेटा किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, you remember the point of dielectric constant? Basically dielectric constant is the property of a solvent by the virtue of which we can say that how easily it reduces the force of attraction acting between the ions. अब जहां जिस सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतनी ही आसानी से आयंस को सेपरेट आउट कर पाएगा बेटा। ठीक, और जितनी आसानी से वो आयंस को सेपरेट आउट कर पाएगा ऑफ कोर्स उस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा है वो ऑफ कोर्स उतनी ही आसानी से आयंस को एक दूसरे से दूर कर सकता है, सेपरेट आउट कर सकता है बेटा, और जितनी आसानी से वो आयंस को सेपरेट आउट करेगा ऑफ कोर्स उस सॉल्वेंट में आयनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आई कैन से दैट हायर इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, higher is the value of dielectric constant, then of course I can say that alpha of electrolyte will be higher. Okay, of course alpha of electrolyte will become, of course alpha of electrolyte in its solution beta of course वो increase हो जाएगा भाई। अब अगर alpha of electrolyte बढ़ गया तो मैं कह सकता हूं number of ions in solution will increase, number of ions in solution will increase, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे बेटा तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भाई। बोलो भाई, ठीक है कंडीशन? ठीक है बेटा कंडीशन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, आयंस का सेपरेशन उतना ज्यादा, मतलब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा उसमें उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस होंगे ऑफ कोर्स कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। बेटा कार्तिक फिजिक्स से इसको कंपेयर मत करें आप बेटा, इसको आपको कंपेयर किससे करना है, इनऑर्गेनिक में आपने टर्म पढ़ी होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे वाटर के लिए 81 होती है वैल्यू, D2O के लिए 79 होती है। ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। चलो भाई, क्लियर है बेटा बात? तो म्यू बढ़ेगा तो अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स बेटा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक, अगला पॉइंट होता है बेटा हमारे पास, दैट इज व्हाट, इंटर ionic attraction, inter ionic attraction, that is of course IIA। ठीक, अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन का फंडा बिल्कुल सिंपल था भाई, जितनी ज्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी मोबिलिटी ऑफ आयंस उतनी कम होगी भाई। भाई अगर अट्रैक्शन फोर्सेस काफी ज्यादा डोमिनेंट हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग है बेटा, तो ऑफ कोर्स आयंस की मोबिलिटी कम होगी या नहीं होगी, और अगर आयंस की मोबिलिटी कम होगी तो अपने आप ही कंडक्टेंस भी कम होगा नहीं होगा। ठीक, तो ऑफ कोर्स आई कैन से दैट इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस जितनी ज्यादा हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स आयंस एक दूसरे से क्लिंग होकर रखेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे भाई, और अगर एक दूसरे से अटैच होकर रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो आसानी से मूव आउट नहीं कर सकते, और अगर वो आसानी से मूव नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं क्या बोलूंगा बेटा, उनकी मोबिलिटी कम होगी, यस और नो, और मोबिलिटी कम होगी तो ऑफ कोर्स उनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक, next point, viscosity of medium. The next point is
विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ओके, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का फंडा भी सिंपल सा बेटा, मीडियम जितना ज्यादा विस्कस होगा, भाई तुम लोगों से पूछता हूं, बताओ, अगर मीडियम जितना ज्यादा विस्कस होगा तो क्या आयंस एक विस्कस मीडियम के अंदर, बेटा हाईली विस्कस मीडियम के अंदर, क्या फ्रीली मूव कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात, वो ऑफकोर्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। ऑफकोर्स ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, नहीं होगा बेटा? और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी। तो सोल्यूशन जितना ज्यादा विस्कस होगा बेटा, इफ द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज वेरी मच हायर, तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स आयंस के लिए फ्रीली मूव करना उतना ही मुश्किल होगा, मतलब आयंस की जो मोबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी भाई। द मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी लेस, और मोबिलिटी अगर कम होगी तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस भी क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है, क्लियर है बात? अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास, द फैक्टर दैट इज व्हाट? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वाली बात तो ऑफ कोर्स मैंने तुम लोगों से उस समय भी करी थी जब हम जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। बताओ भाई, क्या मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस विल इंक्रीज, यस और नो? अगर आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा तो आयंस फ्रीली मूव करना चालू करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चालू करेंगे भाई। अगर आयंस एक दूसरे से दूर जाना चालू करेंगे तो उनके बीच की इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर उनके बीच की इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने लगेगी तो बाय डिफॉल्ट मोबिलिटी बढ़ने लगेगी, और मोबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी भाई। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागना चालू करेंगे, स्पीड में भागना चालू करेंगे, दूर भागना चालू करेंगे। जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे बेटा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस कम होने लग जाएंगी। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस अगर कम होने लगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगी, और मोबिलिटी ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो गई तो ऑफकोर्स मैं क्या कहूंगा, कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास सिक्स्थ फैक्टर होता है बेटा, विच इज नोन एज हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन और सॉल्वेशन बेटा? क्या होता है सॉल्वेशन का मतलब? बेसिकली सॉल्वेशन का मतलब होता है बेटा द एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद एन आयन। सॉल्वेशन का मतलब होता है, सॉल्वेशन का मतलब होता है बेटा द एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद एन आयन। ठीक है, ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होना ही क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। जैसे एक सिंपल से डायग्राम से समझो भाई, सपोज ये हमारे पास एक आयन है, ये हमारे पास एक आयन है बेटा। ठीक, अब इस आयन को जैसे ही तुमने पानी में डाला या किसी सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो ऑफ कोर्स इसको चारों तरफ से घेर लेंगे बेटा। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑफ कोर्स को चारों तरफ से घेर लेंगे बेटा। ठीक, इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। तो जैसे ही आयन तुमने वाटर में डाला, एक सॉल्वेंट में डाला, तो आयन के चारों तरफ बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी लेयर बना लेंगे, या ये कह सकता हूं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे बेटा, और इसी एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेशन। दैट इज एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट molecules, association of solvent molecules with an ion, with an ion is called solvation. ठीक, association of solvent molecules with an ion is called as solvation. ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? हाइड्रेशन। ठीक, अब इसका इफेक्ट समझते हैं बेटा, इसका इफेक्ट समझते हैं कि इफेक्ट क्या आएगा। क्या मैं कह सकता हूं बेटा जितना ज्यादा हाइड्रेशन या जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा आयन का, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, द इफेक्टिव साइज ऑफ आयन विल आल्सो इंक्रीज। द इफेक्टिव
size of ion will also increase. Yes or no? मतलब सीधी सी बात ना बेटा, हाइड्रेशन जितना ज्यादा हो रहा है, सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा एक आयन का, ऑफ कोर्स आयन का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा. अब बताओ, अगर आयन का साइज बड़ा होता जाएगा तो उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑफ कोर्स साइज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मोबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी बेटा. आई कैन से दैट ऑफ कोर्स मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन विल ऑफ कोर्स बेटा डिक्रीज और नॉट. और मोबिलिटी ऑफ आयन अगर डिक्रीज हो गई तो ऑफ कोर्स कंडीशन क्या होगी भाई? कंडक्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बात? तो जितना ज्यादा बेटा आयन का सॉल्वेशन होगा या हाइड्रेशन होगा, उसका इफेक्टिव साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा. उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा बेटा, वो जितना हेवी होता जाएगा, उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होने लग जाएगी. और जितनी कम इसकी मोबिलिटी होगी, उसकी कंडक्टेंस भी उतनी ही कम होती जाएगी. ठीक, अब यहां पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, एक लॉजिक और बताता हूं. हमेशा एक बात ध्यान रखना, हाइड्रेशन, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. ये शायद आप लोग पढ़ते भी है बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर. द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. ठीक, तो अगर बेटा मैं यहां पर सपोज साइज ऑफ कटायन का ऑर्डर लिखूं, साइज ऑफ कटायन का ऑर्डर लिखूं, तो क्या मैं कह सकता हूं भाई सबसे छोटा आयन पहले ग्रुप में Li प्लस है भाई. ठीक, इससे बड़ा Na प्लस, इससे बड़ा लिथियम सोडियम पोटेशियम. ठीक, इससे बड़ा रुबिडियम, और इससे बड़ा सीजियम. ठीक, ठीक है भाई. तो जो रूल है बेटा, हाइड्रेशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन और नॉट. द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. तो अगर मैं साइज ऑफ कटायन को ऑर्डर लिखूं पहले ग्रुप में, तो क्या होगा भाई? Li प्लस का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम. और कि बेटा देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन? साइज ऑफ कटायन का ऑर्डर तो ये हो गया. तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का जो ऑर्डर है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का जो ऑर्डर है, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. क्योंकि जिस आयन का साइज सबसे छोटा, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, और जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, ऑफ कोर्स उस हाइड्रेटेड आयन का साइज भी सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा? बोलो भाई, सही है बात? सही है बात भाई? ठीक है, तो ऑफ कोर्स हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. तो जिस कटायन का साइज जितना छोटा, उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, और जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स बेटा उस हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना ही बड़ा होगा. तो हाइड्रेटेड आयन के साइज का ऑर्डर क्या होगा? Li प्लस aqueous is greater than Na plus aqueous is greater than Ka plus aqueous is greater than Rb plus aqueous is greater than cesium plus aqueous. ठीक बेटा, जरा ध्यान से देखो, जब मैं सिर्फ कटायन का साइज कंपेयर कर रहा हूं, जब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं बेटा? साइज ऑफ कटायन कंपेयर कर रहा हूं. तो साइज ऑफ कटायन जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो गैसियस स्टेट फ्री आयन के रूप में मैं उसका साइज कंपेयर कर रहा हूं. पर जब मैंने हाइड्रेटेड आयन की बात करी, मतलब ऑफकोर्स वाटर में बात कर रहा हूं बेटा, तो ध्यान से देखो, मैंने उसकी फिजिकल स्टेट क्या लिख रखी है? एक्वस. ठीक, क्लियर? तो बताओ भाई, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ही आएगा बेटा, क्योंकि जिस कटायन का साइज सबसे छोटा, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उस हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा. तो बताओ भाई, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या आएगा? देन व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस? जिस आयन का साइज, जिस हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा, ऑफ कोर्स उसकी मोबिलिटी सबसे कम, और जिसकी मोबिलिटी सबसे कम, भाई जिस आयन का साइज सबसे बड़ा हो गया, जिस हाइड्रेटेड आयन का साइज
सबसे बड़ा हो गया उसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और जिसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस का ऑर्डर भी अपोजिट आएगा बेटा, दैट इज Li प्लस एक्वस लेस देन Na प्लस एक्वस लेस देन Ka प्लस एक्वस लेस देन Rb प्लस एक्वस is less than cesium plus aqueous। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके, तो भाई 6 फैक्टर्स हो गए। अब चलते हैं बेटा आखिरी फैक्टर पे हमारे पास, दैट इज व्हाट, द 7th फैक्टर, दैट इज डाइल्यूशन, दैट इज डाइल्यूशन। ओके, अब डाइल्यूशन का देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा किसी सोल्यूशन को तो क्या मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल डिक्रीज। ठीक बेटा, तो ऑफ कोर्स डाइल्यूशन का फंडा सिंपल सा है कि जैसे जैसे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन increases and concentration of solution decreases। ठीक बेटा, अब सबसे इसमें 3 चीजें मुझे डिस्कस करनी है बेटा, कि डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, जी पे, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा मतलब कप्पा पे, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट आएगा। हमें 3 केसेस यहां पढ़ने हैं बेटा। ठीक, तो डाइल्यूशन में 3 केस हैं। सबसे पहला केस बेटा डाइल्यूशन के लिए हम बात करते हैं कंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो आई कैन से दैट ऑन डाइल्यूशन the conductance of solution, the conductance of solution, that is G, increases। ठीक, डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इंक्रीज होगा कैसे, देखो भाई सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं बेटा, देखना बेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, क्या होता जा रहा है भाई, डाइल्यूशन पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ता जाएगा बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, जो आयंस हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अरे डाइल्यूट करते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, तो पानी मिलाते जाओगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो आयंस के लिए मूव करने की जगह मिल जाएगी भाई, तो आयंस ऑफ कोर्स अब एक दूसरे से दूर जाने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रोपोगेट करने का स्पेस मिल गया। यस और नो, तो ऑफ कोर्स अगर आयंस अब आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं, उन्हें स्पेस मिल गई, तो आयंस एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। और अगर आयंस एक दूसरे से दूर जाने लगे बेटा, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होने लग जाएंगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होने लग जाएंगी, ऑफ कोर्स कम होने लग जाएंगी, क्योंकि आयंस अब क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट मोबिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और मोबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक, तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा भाई, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो पार्टिकल्स अब फ्रीली एक दूसरे से दूर जा सकते हैं भाई, उनको मूव करने की स्पेस मिल गई, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस कम होने लगेंगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस कम होने लगेंगी, तो ऑफ कोर्स मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ने लगेगी, और मोबिलिटी बढ़ने लगेगी तो ऑफ कोर्स कंडक्टेंस भी बढ़ने लगेगी बेटा। ठीक, पर जब मैं यही कंसेप्ट किसके लिए डिस्कस करता हूं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कंडीशन क्या होगी, ऑन डाइल्यूशन ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, यस और नो। और जैसा कि हमें पता है भाई, अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, होता ही नहीं होता भाई। अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, होता ही नहीं होता भाई, होता है। तो ऑफ कोर्स बेटा जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे, जैसे जैसे सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर बढ़ता गया तो मैं कहूंगा भाई अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
will increase or not? According to Ostwald dilution law, alpha is directly proportional to square root of volume होता है बेटा. तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ता जाएगा तो कह सकते हो मैं नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे भाई. नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन विल इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होते जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी. ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा एक बात बताओ, अब तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो मैंने बोला कि यार अल्फा बढ़ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों नहीं बोला मैंने कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं? मैंने वीक में बोला ना कि नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग, ये बात मैंने स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं बोली? बिल्कुल करेक्ट बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% आयंस में डिसोसिएट हो चुका होता है, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस कभी भी चेंज नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग का अल्फा कितना 100% है, तो इट इज ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस. यस और नो? तो स्ट्रॉन्ग में डाइल्यूशन से अल्फा कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 100% है, वो ऑलरेडी 100% अपने आयंस में ब्रेकआउट हो चुका है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स भाई ये बात है तो छोटी सी, पर ये ध्यान रखना ऑन डाइल्यूशन number of ions in the solution of strong electrolyte remains same as it is already 100% dissociated ठीक है भाई, क्लियर है बात? ओके भाई, तो ये पहली कंडीशन आ गई भाई, डाइल्यूशन पे क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगी. ठीक बेटा. ओके, अब सेकेंड वाला फैक्टर देखते हैं, सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं बेटा. ठीक, दैट इज ऑन डाइल्यूशन conductivity that is kappa decreases, and reason being because on dilution the number of ions present in 1 centimeter cube of solution decreases. ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं. पहले लॉजिक समझ लो भाई. डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी. रीजन बीइंग बिकॉज ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. क्योंकि कंडक्टिविटी हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है बेटा? याद है कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन होती है? पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन होती है या नहीं होती बेटा? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और नॉट. वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 यूनिट वॉल्यूम फिक्स है या नहीं भाई? ठीक, तो ऑफकोर्स यहां पर हम क्या कह रहे हैं भाई कि डाइल्यूशन पे पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस है, पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाएंगे. अब अगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए भाई तो कंडक्टिविटी भी कम होगी या नहीं होगी? ठीक, अब कैसे और क्यों ऐसा होता है इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो बेटा. लुक ऑन द बोर्ड. ठीक, सपोज सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक बेटा, सपोज बेटा मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब. कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास सॉल्यूशन है. मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब. और इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा सपोज देयर आर 5 लाख आयंस आर प्रेजेंट.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें कितने आयंस है बेटा 5 लाख आयंस है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कितने आयंस होंगे भाई? देयर विल बी 5000 आयंस, यस और नो? और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस होंगे इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या नाम देंगे भाई? कंडक्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या नाम देंगे भाई? कंडक्टिविटी। तो सपोज इसकी वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है बेटा? मेरे पास ए आ गई। ठीक, अब मैंने क्या किया बेटा, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन था, मैंने इसको डाइल्यूट किया और इसका वॉल्यूम डबल कर दिया। ठीक, 100 सेंटीमीटर क्यूब था, अब इसको मैंने डाइल्यूट करना चालू किया, इसमें वाटर ऐड करना चालू किया, और 100 सेंटीमीटर क्यूब से अब मैंने इसका वॉल्यूम कितना कर दिया भाई? 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 100 से कितना कर दिया? 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया इसको डाइल्यूट करके भाई। ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। तो मुझे बताओ बेटा, इसका वॉल्यूम डबल कर दिया तो नंबर ऑफ आयंस में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें पहले भी अगर 5 लाख आयंस है तो अभी भी 5 लाख आयंस होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% अपने आयंस में ब्रेकआउट हो चुका है भाई। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में भी कितने आयंस होंगे भाई? देयर विल बी 5 लाख आयंस। तो बताओ भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में अब नंबर ऑफ आयंस कितने बचेंगे? दैट विल बी 2500 आयंस और नॉट बेटा? यस और नो? तो डाइल्यूशन के बाद पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कितने बचे भाई? डाइल्यूशन के बाद पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कितने बचे? 2500। पहले कितने थे? 5000। ठीक, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसे मैं कंडक्टिविटी का नाम दूंगा बेटा, यस और नो? तो अब सेकेंड केस में कंडक्टिविटी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? के डैश। ठीक बेटा, तो डाइल्यूट करने से पहले पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस कितने थे? 5000। डाइल्यूट करने के बाद आयंस कितने रह गए? 2500। तो जैसे ही हमें दिख रहा है कि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी कम होगी या नहीं होगी बेटा? तो ऑफ कोर्स आई कैन से दैट के डैश विल बी लेस देन के। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब चलो यही केस मैं तुम्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अब वापस से सपोज कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है बेटा, और इस 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सपोज देर आर 2 लाख आयंस। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने आयंस हो जाएंगे भाई? 2000 आयंस विल बी देयर, और इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसे क्या मैं नाम दूंगा? कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक बेटा, अब मैंने वापस से क्या किया? सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट किया कितना? वापस से वॉल्यूम डबल कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया वॉल्यूम? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ भाई, 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में क्या आयंस 2 लाख ही रहेंगे? क्या 2 लाख ही रहेंगे, बढ़ जाएंगे? ऑफ कोर्स दे विल इंक्रीज। ठीक बेटा, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं अपन कि 200 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज इसमें नंबर ऑफ आयंस हो गए कितने? 3 लाख आयंस हो गए। ठीक, कितने आयंस हो गए? लगभग 3 लाख आयंस हो गए। डबल तो नहीं हो जाएंगे ना बेटा? अरे भाई डबल तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट बेटा अक्षत, √2 टाइम्स होंगे। बेटा युवराज 4.5 लाख माने तो बेटा एक काम करो ना, 4.5 लाख क्यों, 4.5 करोड़ मान लो, दिक्कत क्या है? पेन अपना ही है बेटा, छोटी मोटी बात अपन करेंगे नहीं बेटा, कहाँ बात कर रहे हो? तो छोटी मोटी बात है बेटा, है ना? कंसिडर इट एज 4.5 करोड़।
ओके भाई, तो 2 लाख से मैंने कितने माने बेटा, आयंस 3 लाख हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बात हमें सबको पता है बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी होता है भाई। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं बेटा कि हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो अल्फा विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आएगा नहीं आएगा बेटा। ठीक, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोगे मतलब 1.414 टाइम्स इंक्रीज होगा नहीं होगा अल्फा। ठीक, तो अल्फा इंक्रीज बाय रूट 2 टाइम्स या 1.414 टाइम्स होगा नहीं होगा बेटा। तो वैसे अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं तो लगभग 2,82,000 आयंस आने चाहिए भाई, पर अपन ने अप्रोक्सीमेट मान लिया कितने हो गए, 3 लाख आयंस। मतलब मेरा पॉइंट ये है डबल तो नहीं हो गए ना आयंस, मेरा पॉइंट ये डबल तो नहीं हो गए ना आयंस, लगभग 1.4 टाइम्स हो जाएंगे बेटा, लगभग 1.4 टाइम्स हो जाएंगे, रूट 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक, तो ऑफकोर्स मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया कि 3 लाख आयंस हो गए। तो बेटा अब पर सेंटीमीटर क्यूब कितने आयंस होंगे भाई, इट विल बी 1500 आयंस, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी अब, के डैश। ठीक, तो देखो भाई पहले पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस कितने थे, 2000, डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन के बाद पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कितने रह गए भाई, 1500। तो ऑफ कोर्स बेटा अगेन के डैश की जो वैल्यू है वो के से कम आ रही है नहीं आ रही बेटा, तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस हैज बीन डिक्रीज, और नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात, दो कंडीशंस हो गई बेटा हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड कंडीशन की, अब आती है हमारे पास सी कंडीशन बेटा, द थर्ड कंडीशन। इस पे अब क्या है, बोल सकता हूं मैं, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी and equivalent conductivity of solution and equivalent conductivity of solution increases। डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है बेटा वो इंक्रीज होती है। ठीक, अब इस लॉजिक को समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज पॉसिबल है। देखो बेटा हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वी। ठीक, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी क्या होता है भाई, कप्पा इंटू वी होता है। ठीक, कप्पा इंटू वी। अब हमें पता है बेटा एक सिंपल सा फंडा ये है जो हमने अभी पढ़ा कि डाइल्यूशन पे, ऑन डाइल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग और नॉट। अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी तो कम होगी बेटा, बट वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी विल डिक्रीज बट वॉल्यूम विल इंक्रीज और नॉट बेटा। तो पॉइंट क्या है बेटा कि डाइल्यूट करने पे हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज गिवन बाय कप्पा इनटू वी। तो डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी कम होती है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो ये देखने को मिलता है बेटा दैट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मच हायर और मच लार्जर और मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी अगर 1 फोल्ड डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम 2 फोल्ड या 3 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी कम होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इंक्रीमेंट है इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट, द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, ओवरऑल कंडीशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो कप्पा इंटू वी की जो वैल्यू आएगी, कप्पा इंटू वी की जो वैल्यू आएगी वो ओवरऑल इंक्रीज होगी या नहीं होगी भाई। और कप्पा इंटू वी की वैल्यू अगर ओवरऑल इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स मैं क्या बोलूंगा भाई, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। ठीक, तो पॉइंट क्या है बेटा जो इसका स्टेटमेंट है वो सुने, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन the increase in the volume of solution, the increase in the volume of solution is
increase in the volume of solution containing 1 mole or 1 gram equivalent, 1 mole or 1 gram equivalent of electrolyte containing 1 mole or 1 gram equivalent of electrolyte is more as compared to decrease in conductivity. मतलब हो क्या रहा बेटा, डाइल्यूशन पे ऑफकोर्स कंडक्टिविटी कम होगी, ये बात हमें पता है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा भाई। कंडक्टिविटी कम होगी पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक। पर हो क्या रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो इंक्रीमेंट है वो इतना हाई है, इट इज सच हायर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कम हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो इंक्रीमेंट है बेटा, इट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, ठीक। तो ओवरऑल जो होगा बेटा, जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है वो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी को कंपनसेट कर लेगा, और कप्पा इनटू वॉल्यूम का जो वैल्यू आएगा वो ऑफ कोर्स ओवरऑल इंक्रीज होकर आएगा। और अगर वो इंक्रीज होकर आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इस बात को अगर तुम एक सिंपल एग्जांपल से समझना चाहो, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये दिख रहा है बेटा कंडीशन तुम्हें, 2000 आयंस की वजह से के है, ठीक, एंड 1500 आयंस की वजह से के डैश है, ठीक। तो एक सिंपल सी बात करता हूं मैं तो, कि मोलर कंडक्टिविटी इज ऑफ कोर्स गिवन बाय कप्पा इनटू वी, ठीक। अब हमने डाइल्यूट किया, ये इनिशियल कंडीशन हो गई भाई। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, और डाइल्यूशन के बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई भाई, am डैश, दैट शुड बी इक्वल टू के डैश इनटू वी डैश। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, समझना बेटा, समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इनटू वी बिफोर डाइल्यूशन, एंड आफ्टर डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो गई, am डैश, दैट शुड बी इक्वल टू के डैश इनटू वी डैश, ठीक। अब अपन डेटा उठाते हैं बेटा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडीशन से। वॉल्यूम कितना था पहले, 200, डाइल्यूशन के बाद कितना हो गया, 200, तो वॉल्यूम डबल हो गया इनिशियल का, यस और नो, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया भाई। मतलब वी डैश जो है वो 2v के इक्वल हुआ नहीं हुआ बेटा, ठीक है। मतलब वी डैश जो है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं भाई, 2v से कर सकता हूं रिप्लेस, क्योंकि वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने, 100 सेंटीमीटर क्यूब से 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हो गया डबल, तो वी डैश विल बी इक्वल टू 2v, ठीक। अब इनिशियली कंडक्टिविटी कितने आयंस की वजह से भाई, 2000 आयंस की वजह से, और डाइल्यूशन के बाद कितने आयंस की वजह से है, 1500 आयंस की वजह से है। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, के डैश जो है, द वैल्यू ऑफ के डैश हैज बिकम 3/4 ऑफ के। अरे के डैश जो है वो 3/4 ऑफ के हुआ या नहीं हुआ, जो के डैश है वो 3/4 ऑफ के हुआ नहीं हुआ भाई, ठीक। तो के डैश को किससे रिप्लेस कर दूं भाई, 3/4 ऑफ के से। अब इसको सॉल्व करो तो इट विल बी व्हाट, 3 to the 6, 6/4, दैट विल बी ऑफ कोर्स 3/2 ऑफ के इंटू वी आएगा बेटा, where k into v is the original molar conductivity or not, so it will become 3/2 times of original conductivity, that is it has become 1.5 times of the original conductivity or not बेटा। तो बताओ भाई, डाइल्यूट करने से ऑफ कोर्स डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी कम हो रही है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो इंक्रीमेंट है बेटा, इट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम फाइनल कंक्लूजन लिख देते हैं बेटा इस पूरे टॉपिक का। इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है भाई, जो रिजल्ट है फाइनल वो क्या होगा भाई, इसका ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे बेटा क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाना या फिर कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन और सॉल्यूशन बढ़ाना या फिर कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को कम करना, बात बराबर है भाई, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी,
मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बट कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या, जैसे जैसे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बेटा 3/4 इट्स अक्षर बेटा इट्स जनरल मैथमेटिक्स। 2000 और 1500 को हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं 1500 इज 3/4 ऑफ 2000। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था इस चीज को। ठीक है भाई, तो चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखो भाई पहला क्वेश्चन, राइट डाउन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following compounds in increasing order of conductance in increasing order of conductance in aqueous solution। कंपाउंड्स हैं बेटा LiCl, HCl, KCl and NaCl। Arrange the following compounds in increasing order of conductance in aqueous solution: LiCl, HCl, KCl and NaCl। ओके, ऑफ कोर्स बेटा यहाँ कोई कंसंट्रेशन अगर कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक्वा सोल्यूशन की बात आ रही है तो साइज पे आएगी बात, मतलब हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन वाली बात आएगी, ठीक। तो इसका जो ऑर्डर आएगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई, ऑफ कोर्स इट विल बिगिन विद ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस विल बी LiCl, then NaCl, then KCl and then HCl। क्योंकि ऑफ कोर्स अब मुझे यहां पर क्या देखना है बेटा, एक्वा सोल्यूशन की बात चल रही, तो एक्वा सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑफ कोर्स मतलब हाइड्रेटेड आयन के साइज की बात चलेगी। क्लोराइड सब में सेम है तो मुझे कटाइन के बिहाफ पे देखना है बेटा। तो लिथियम का साइज, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का ऑर्डर तो मुझे पता है भाई, लिथियम का साइज सबसे छोटा तो इसके हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा, और हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम और इसकी कंडक्टेंस सबसे कम। तो लिथियम से ज्यादा कंडक्टेंस सोडियम की, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, और इन सभी में सबसे ज्यादा किसकी, HCl की। अब यहां पर क्या होता है बेटा, HCl HCl सबसे आगे क्यों आता है, इसको लेकर एक डाउट आता है दिमाग में बेटा। तो HCl बेटा सबसे आगे क्यों आता है, इसका एक रीजन है बेटा, एंड द रीजन इज नोन एज व्हाट, अ मैकेनिज्म व्हिच इज नोन एज ग्रोथस मैकेनिज्म। भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम का तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया भाई, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का तो सबको समझ में आता है भाई, यस और नो। लिथियम का साइज, लिथियम का हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा तो उसकी कंडक्टेंस सबसे कम, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, ये सबको समझ में आता है। दिमाग में डाउट आता है HCl का कि सर H+ का साइज तो सबसे छोटा होगा, और H+ का साइज सबसे छोटा होगा तो ऑफकोर्स उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, और हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा होना चाहिए तो कंडक्टेंस सबसे कम होनी चाहिए थी, पर आपने तो सबसे आगे लिख दिया इसको। तो उसका रीजन है बेटा क्या, ग्रोथस मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज ग्रोथस मैकेनिज्म बेटा, सुने ध्यान से। होता क्या है बेटा, ये देखने को मिलता है कि जैसे ही H+ आयन को पानी में डाला जाता है तो वो H+ आयन जो है बेटा, ड्यू टू प्रोटॉन ट्रांसफर, ड्यू टू अ
प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल बड़ा क्विक मैकेनिज्म होता है। बेसिकली ग्रोथस मैकेनिज्म हमें यही समझाता है कि वाटर के अंदर H प्लस आयन का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है बेटा, फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल। और इसी ट्रांसफर ऑफ आयन की वजह से H प्लस की कंडक्टेंस एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ग्रोथस मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या होता है, जरा डायग्राम के थ्रू देखो, इसको समझाता हूं बेटा, देखना समझना। टॉकिंग अबाउट वाटर, ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए भाई, एक दूसरे से बॉन्डेड है। अब हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डाल दिया बेटा, HCl डाल दिया, या H2SO4 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, जिसकी वजह से सोल्यूशन में क्या रिलीज हो गया, H प्लस आयन। तो जैसे ही H प्लस आयन रिलीज होगा बेटा, वो H प्लस आयन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साइड अटैक करेगा, ठीक, और अटैक करके ऑफकोर्स क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या आएगा बेटा मैकेनिज्म का, HOH, ठीक, OH, तो H प्लस आयन जो रिलीज हुआ बेटा, वो ऑफकोर्स वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसने H प्लस को तो अपने साथ अटैच कर लिया, तो उसको तो अटैच कर लिया, अब अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, अपने जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अब अपने हाइड्रोजन आयन को वो क्या करेगा बेटा, पास वाले वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा, ठीक। मतलब अगला स्टेप क्या होगा, देखो, ठीक। तो H प्लस आयन हमने सोल्यूशन में रिलीज किया, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल ने H प्लस को अपने पास एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया तो उसे क्या किया बेटा, अपने ही हाइड्रोजन को दूसरे एटम, दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट कर दिया, और ये कंडीशन आ गई बेटा, तीसरा स्टेप देखो। अब ये क्या करेगा, अपने H को अगले वाले को दे देगा, वो क्या करेगा, अपने H को आगे वाले मॉलिक्यूल को देगा, और ऑफ कोर्स देयर विल बी अ रैपिड ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन थ्रू दैट एक्वस सॉल्यूशन और नॉट। और इसी रैपिड ट्रांसफर की वजह से बेटा H प्लस आयन की कंडक्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं भाई, ग्रोथस मैकेनिज्म। बिल्कुल बेटा धर्मेंद्र, ऑफ कोर्स इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है भाई। याद नहीं रखना, एक सिंपल एग्जांपल याद रखना है कि अगर HCl आ जाए तो ऑफ कोर्स आपके सामने कंडीशन होती है। एक स्टेटमेंट लिख ले बेटा ग्रोथस मैकेनिज्म के लिए, राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर ग्रोथस मैकेनिज्म, राइट डाउन, जिसका रीजन है वो लिख देता हूं। HCl हैज हायर कंडक्टेंस, HCl has higher conductance due to the proton transfer, due to the proton transfer from one water molecule, from one water molecule to another water molecule, from one water molecule to another water molecule. Hence the mobility, hence the mobility of H plus ions, hence the mobility of H plus ions is very high, is very high in aqueous solution, in aqueous solution. So its conductance is also very high.
ठीक है, चलो भाई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिखे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग solution has maximum conductance? Options are HCl aqueous, second KCl aqueous, third H3PO4 aqueous, and fourth H2SO4 aqueous. Of course, the answer will be what, beta? The answer will be option number 4. देखो भाई करना क्या है, सबसे पहली बात क्वेश्चन जो करने का जो तरीका है उसका लॉजिक समझो। ठीक, फंडा क्या है भाई, सबसे पहली चीज देखो कि ऑप्शन में कंसंट्रेशन गिवन है क्या बेटा। तो ऑफ कोर्स मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम में कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, मतलब क्लियर है कि क्वेश्चन डाइल्यूशन का नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे कि क्वेश्चन डाइल्यूशन का है या नहीं, और डाइल्यूशन का क्वेश्चन चेक करने का तरीका क्या भाई, देखो कि जो ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं उनमें उनकी कंसंट्रेशन गिवन है या नहीं। अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है मतलब क्वेश्चन डाइल्यूशन का नहीं है। ठीक, तो ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन गिवन नहीं है मतलब ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। अब स्टेप नंबर 2, अब चेक करो बेटा जो तुम्हें कंपाउंड्स दे रखे हैं उनका नेचर क्या है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H3PO4 is a weak electrolyte and H2SO4 is a strong electrolyte. तो अब सबसे पहले तुम इनका नेचर चेक करोगे अब स्टेप नंबर 2 में। तो मुझे दिख रहा है भाई कि H3PO4 तो कौन है, वीक है। तो वीक है तो जाहिर सी बात है बेटा इसका आयनाइजेशन तो नेग्लिजिबल होगा, और आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होगा तो इसके सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो बहुत कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी बहुत कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही उड़ गया भाई। अब बचे 3 ऑप्शन 1, 2 एंड 4, क्योंकि तीनों के तीनों कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो 100% आयनाइज होते हैं, यस और नो। पर यहां पर अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मुझे सोल्यूशन में देगा। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, H2SO4 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मुझे सोल्यूशन में देगा नहीं देगा बेटा। और जो इलेक्ट्रोलाइट मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन में देगा ऑफ कोर्स उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहचानने का फिर से एक तरीका बता देता हूं बेटा। सबसे पहले चेक करो ऑप्शंस में कंसंट्रेशन गिवन है या नहीं। अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो क्वेश्चन डाइल्यूशन का नहीं है। ठीक, तो यहां कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो क्वेश्चन डाइल्यूशन का नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब इनकी नेचर पहचानो कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक, जो वीक है ऑफ कोर्स उससे मिलने वाले जो आयंस हैं, उससे मिलने वाले जो आयंस हैं ऑफ कोर्स बेटा वो नेग्लिजिबल होंगे, तो उसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक, अब देखो कि स्ट्रॉन्ग है भाई। अब स्ट्रॉन्ग में मैंने देखा कि यहां पर भाई 3 स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में अब मैं क्या कंपेयर करूंगा, कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा। तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा ऑफ कोर्स उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक बेटा, क्लियर है बात। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस लिखो, तो बताओ भाई सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, 4, बिल्कुल सही। इसके बाद अगला नंबर, बिल्कुल सही बात, 1 HCl का नंबर आएगा इसके बाद, बिल्कुल सही। उसके बाद ऑफ कोर्स सेकंड KCl का नंबर आएगा, और आखिरी में थर्ड नंबर ऑफ कोर्स 4, 1, 2, 3। अगर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस लिखना है तो भाई 4 की कंडक्टेंस, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस होगा। ठीक है, ओके चलें बेटा अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द
which of the following solution which of the following solution will have which of the following solution will have maximum conductivity? Which of the following solution will have maximum conductivity? Options are 0.1 molar KCl. Option number 2, 1 molar KCl. Option number 3, 0.01 molar KCl. Option number 4, same. Of course, beta, the answer will be what? The answer will be going out to be 1 molar KCl. क्यों भाई, हमने क्या पढ़ा था भाई? याद करो, डाइल्यूशन बढ़ने पे कंसंट्रेशन कम होती है. हमारे पास रूल क्या था बेटा? डाइल्यूशन. अच्छा, पहली बात जो मैंने कहा, यहाँ कंसंट्रेशन गिवन है. कंसंट्रेशन गिवन है तो क्वेश्चन किसका है भाई? डाइल्यूशन का. और हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था? डाइल्यूशन बढ़ती है तो कंसंट्रेशन कम होती है और कंडक्टिविटी भी कम होती है. यस और नो? डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होती है और कंडक्टिविटी भी कम होती है बेटा. ठीक, तो कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट? अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो मुझसे बोला गया किसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी भाई? तो उसी की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी जिसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी? मैक्सिमम. तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2. ठीक, क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन और लिखें. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन विच of the following solution equivalent conductivity is minimum if all solutions have identical values of conductivity. Options are: option number 1, 0.05 molar HCl. Second, 0.05 molar Al2SO4 whole thrice. Option number 3, 0.05 molar K2SO4. Option number 4, same. बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा. ऑफ कोर्स आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. ठीक, देखो भाई, सिंपल सी बात. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? कप्पा इंटू 1000/n. अब मुझे दे रखा है भाई कंडक्टिविटी सबकी सेम है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी. हुई या नहीं हुई? ठीक, अब मुझसे बोला गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू मिनिमम ढूंढनी है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा मिनिमम वही आएगी जहां नॉर्मेलिटी क्या होगी? मैक्सिमम. ठीक, तो हर केस में अगर मैं नॉर्मेलिटी निकालूं तो नॉर्मेलिटी इज गिवन बाय मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. ठीक, तो फर्स्ट केस में नॉर्मेलिटी कितनी आएगी भाई? मोलैरिटी 0.05, वैलेंसी फैक्टर 1, तो ऑफ कोर्स इट विल बी 0.05 नॉर्मल. सेकंड केस में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी अगेन 0.05,
वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, जो ऑफकोर्स यहाँ पे 6 है बेटा, तो इट विल बी 0.3 नॉर्मल। और थर्ड केस में नॉर्मेलिटी विल बी 0.05 इंटू ऑफकोर्स चार्ज कितना 2, दैट इज 0.1 नॉर्मल। ठीक, तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा नॉर्मेलिटी किसकी, सेकंड केस में, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि कप्पा इंटू 1000 सबके लिए सेम है, तो जिसकी नॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सबसे कम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुम लोगों से इसमें पूछता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टिविटी पूछता, इक्विवेलेंट की जगह अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी पूछता तो आंसर क्या जाता, ऑफ कोर्स आंसर फोर्थ ऑप्शन जाता, दैट इज सेम। ठीक है भाई, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब इस लॉजिक समझे बेटा, अब इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का लॉजिक समझे। मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूशन पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, यस और नो। अरे डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी भाई, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन, हम किस लिमिट तक उसको डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, ऑफ कोर्स इंफिनिटी तक। तो बेटा लॉजिक समझना, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यस और नो। डाइल्यूशन की मैक्सिमम लिमिट क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगी या नहीं करेगी भाई, यस और नो। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक, डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते मैं मैक्सिमम कहां तक ले आ सकता हूं, इन्फिनिट डाइल्यूशन तक ले आ सकता हूं। तो अगर मैंने डाइल्यूशन इन्फिनिट तक ले गया तो मोलर कंडक्टिविटी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करेगी या नहीं करेगी भाई। ठीक, अब यही कैलकुलेशन हमें किसके लिए करनी है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहां पर कंसेप्ट समझे बेटा, पहली बात बेटा, इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है समझे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, infinite dilution means volume of solution, volume of solution is very very high, volume of solution is very very high, and concentration of solution is almost zero। भाई इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी हाई, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेरी वेरी हाई होगा बेटा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, नहीं होगा भाई। ठीक, अब यहां पर जो हमें कंडीशन पढ़नी है बेटा, दैट इज व्हाट, द मोलर कंडक्टिविटी, हमें क्या मेजर आउट करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन। और इनफिनिट डाइल्यूशन पे ऑफ कोर्स मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी बेटा। ठीक, तो सुनो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए हम एक इक्वेशन की मदद लेते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, डेबई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी of strong electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution is measured, is measured with the help of, is measured with the help of Debye Huckel on Sager
equation which is given as follows. ठीक बेटा, which is given as follows, that is molar conductivity equals to molar conductivity at infinite dilution minus B root C, या फिर molar conductivity at any concentration C is equals to molar conductivity at zero concentration minus A root C. ये दोनों ही डेबे-हकल इक्वेशन है बेटा। डेबे-हकल इक्वेशन हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही इक्वेशन है। ठीक, बस याद रखने वाली बात यह है कि दोनों इक्वेशंस जो है दे आर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अपना लॉजिक क्या है बेटा, डाइल्यूट करने पे अपना जो मेन फंडा है वो क्या है बेटा, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और डाइल्यूट करते करते मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट किसके लिए करनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं विच इज नोन एज व्हाट, डेबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन विच इज गिवन एज फॉलोज। ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों ही डेबाई-हकल इक्वेशन है। ठीक, किसी को भी यूज किया जा सकता है बेटा, दे आर वन एंड द सेम। ठीक, क्लियर है बात। और ये इक्वेशन एप्लीकेबल किसके लिए है, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहां जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, दोनों इक्वेशन सेम है ना भाई, टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। देखें देखें भाई, वेयर एम और AMC stands for molar conductivity of solution, molar conductivity of solution at any concentration C. ठीक, सिमिलरली AM इनफाइनाइट या फिर AM जीरो, ये क्या है भाई, इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो concentration, or it can also be called as limiting or maximum molar conductivity. तो एम इन्फिनाइट या एम नॉट को क्या बोलूंगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको दो नाम और दे सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि लिमिट क्या हुई भाई, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है या नहीं भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे बेटा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और वही उसकी लिमिट होगी या नहीं होगी। जिसको लिमिटिंग या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और बात करें हम बेटा बी या फिर ए की, तो ये क्या है भाई, दे आर नोन एज डेबाई-हकल ऑनसेगर कांस्टेंट। ठीक, और इनकी जो वैल्यू है कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो डेबाई-हकल ऑनसेगर कांस्टेंट की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और टाइप ऑफ फॉर्मूला में भी क्या, टाइप ऑफ फॉर्मूला के अंदर भी जो इलेक्ट्रोलाइट के जो कटायन और अनायन है उनके चार्जेस पे डिपेंड करती है। तो डेबाई-हकल ऑनसेगर कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और टाइप ऑफ फॉर्मूला भी किस पे बेटा, चार्ज ऑन आयन पे डिपेंड करती है। मतलब क्या, जैसे सपोज टॉकिंग अबाउट NaCl,
तो NaCl को हम क्या बोलेंगे भाई, 1:1 टाइप सॉल्ट। ठीक, पर अगर मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग MgCl2 तो इसको क्या बोलूंगा, 2:1 टाइप सॉल्ट, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, 2 है, क्लोरीन पे कितना होता है, 1, तो 2:1। वही अगर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट K2SO4 तो इसको क्या नाम दूंगा, 1:2 टाइप का सॉल्ट, क्योंकि पोटेशियम पे चार्ज 1 और सल्फेट पे चार्ज कितना, 2। ठीक, तो ऑफकोर्स ये टाइप ऑफ फॉर्मूले पे डिपेंड करता है इनकी वैल्यू, और टाइप ऑफ फॉर्मूले में बेसिकली किस पे बेटा, द चार्ज ऑन कटायन एंड द चार्ज ऑन अमाइन। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने भी 1:1 टाइप के सॉल्ट होंगे, जितने भी 1:1 टाइप के होंगे, जितने भी 2:1 टाइप के होंगे, जितने भी 1:2 टाइप के सॉल्ट्स होंगे, उनके लिए ऑन सेगर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। मतलब जितने भी 1:1 टाइप के NaCl, KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, है ना बेटा, जितने भी 1:1 टाइप के सॉल्ट है, NaCl, KCl, LiCl, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, जितने भी 1:1 टाइप के सॉल्ट्स हैं, उन सभी के लिए ऑन सेगर की वैल्यू, ऑन सेगर कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। ठीक, तो पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, पर वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बेसिकली किस पे, चार्ज। ठीक है, अब यहां पर बेटा ऑफकोर्स वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑन प्लॉटिंग। भाई अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालिए ना भाई, वी हैव टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉट। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सो ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अच्छा फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास, AM बराबर AM इंफिनिटी माइनस V रूट सी बेटा। ठीक, तो उसको मैं मैनिपुलेट करके ऐसा लिख सकता हूं क्या, AM बराबर माइनस B रूट सी प्लस AM इंफिनिट। ठीक, इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं बेटा, आई कैन कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c और नॉट। ठीक, तो अब अगर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करें बेटा, किसके बीच में, एक तो ऑफकोर्स मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी। अच्छा रूट सी इधर बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं भाई डाइल्यूशन अपोजिट साइड बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन इस साइड बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन अपोजिट साइड बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बेटा। और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। अरे भाई दिस विल बी द पॉइंट ऑफ जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन और नॉट बेटा। ठीक, अब क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होती है, किसके लिए अप्लाई होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो भाई इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अरे इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यस और नो। ठीक, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑफ कोर्स इट कम्स आउट टू बी व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स ये ग्राफ किसके लिए प्लॉटेड है भाई, KCl, दैट इज ऑफ कोर्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, और ऑफ कोर्स की जो स्लोप है वो माइनस बी के इक्वल होगी बेटा। ठीक है, देखिए तो जब बेटा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब मैं AM मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी का ग्राफ बनाऊंगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक, बट विद अ नेगेटिव स्लोप, स्लोप माइनस बी के इक्वल है या नहीं बेटा, तो इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ और नॉट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये स्लोप आएगी किसके इक्वल, ऑफ कोर्स माइनस बी के इक्वल। और जो ग्राफ है ये बेसिकली किसके लिए प्लॉटेड है बेटा, KCl के लिए, दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब पॉइंट क्या है बेटा, हमें पता है कि अगर हमें इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कैलकुलेशन करनी है तो हमें पता है बेटा इंफिनिटी तो वैसे भी नहीं पहुंच सकते हम लोग कभी भी, मतलब इन्फिनिट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक लिमिट पे जाने के बाद ग्राफ को हमें रोकना पड़ेगा बेटा। ठीक, पर अगर मुझे इस ग्राफ की मदद से कैलकुलेशन करनी है तो मुझे दिख रहा है बेटा इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है या नहीं, इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है या नहीं, तो क्या मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर सकता हूं भाई, क्या मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं, क्या मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है।
तो जैसे ही मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूंगा बेटा, ऑन एक्सटेंडिंग द ग्राफ ऑफ कोर्स इट विल बी टचिंग द वाई एक्सिस और नॉट, और जहां पर ये इसको टच करेगा यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी उसी को मैं क्या नाम दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो आई कैन से दैट द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for strong electrolyte can be determined by extrapolation of its curve beta, by extrapolation of its curve। ठीक, पर जब बेटा यही कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ हम किसके लिए बनाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बनाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ व्हिच इज प्लॉटेड फॉर व्हाट, CH3COOH, दैट इज ऑफ कोर्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा अगर सपोज मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट भी कर दूं, एसिटिक एसिड के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट भी कर दूं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नियरली पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बिकम नियरली पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर भी दें बेटा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस, से कभी इसको टच नहीं करेगा, और टच नहीं करेगा तो एक्सटेंशन का कोई फायदा नहीं है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं उसका ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट भी कर दूं, एक्सटेंड भी कर दूं, तो भी इस इक्वेशन की मदद से या इस ग्राफ की मदद से मैं उसके लिए कभी भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो क्या लिख सकता हूं भाई, molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte cannot be determined by extrapolation of its curve। तो बेटा इस ग्राफ की मदद से हम सिर्फ किसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्लियर बेटा, चलो भाई आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें उसको कल करेंगे बेटा। ठीक है।